तो वेलकम बैक गाइस। सो देखो, लास्ट क्लास में हम लोग ने पता चल गया कि कैसे डायग्राम के थ्रू, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग ने कैसे अपना इक्विलिब्रियम इनकम को मिला था। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग का जो एग्रीगेट डिमांड था वो बेसिकली पूरा उसका फुल फॉर्म क्या था? एग्रीगेट फाइनल प्लान्ड रियल डिमांड। ठीक है, ये था पूरा वर्ड। क्या था? एग्रीगेट फाइनल प्लान्ड रियल डिमांड। उसका क्या मतलब? फाइनल मतलब मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए, प्लान्ड मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने एक्चुअली किया नहीं है, मैंने सोचा है, ये मेरा प्लानिंग है। रियल मतलब एट कांस्टेंट प्राइसेस। रियल का रीजन क्या था कांस्टेंट प्राइसेस लेने का? ताकि हम लोग को समझ में आए कि एक्चुअल में प्राइसेस के हिसाब से नहीं, एक्चुअली प्रोडक्शन के हिसाब से मेरा जीडीपी इंक्रीज किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो उसका क्या फुल फॉर्म था? एग्रीगेट फाइनल प्लान्ड रियल डिमांड। और हम लोग इसको क्या समझाते थे? एग्रीगेट डिमांड, एडी। ठीक है, याद आ गया। नेक्स्ट हम लोग ने एक और चीज पढ़ा था, कंजम्पशन फंक्शन। हम लोग ने अपना कंजम्पशन फंक्शन भी तो पढ़ा था। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या बोलता है कि सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई। उसका क्या, हम लोग एक लीनियर रिलेशनशिप ले रहे थे ताकि उसको इजीली समझा पाए, ए प्लस बी वाई। अब इसको हम लोग पूरी तरीके से इसको क्या बोले थे? व्हाट इज ए? ए इज माई ऑटोनोमस कंजम्पशन। What is B? B is my marginal propensity to consume। इसका क्या मतलब है? अगर मेरा इनकम इंक्रीज किया तो मेरा कंजम्पशन कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग ये समझ में आता है कंजम्पशन फंक्शन की सी इज अ फंक्शन ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, ये हम लोग को समझ में आ गया था इतना तक। ठीक, ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन मिल गया और हम लोग को पता था कि दिस इज माई एग्रीगेट डिमांड, एडी। और बहुत ही मेजर पार्ट लोग का डायग्राम कैसे था? डायग्राम व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज द 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन। अब 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन क्यों? क्योंकि इट डिवाइड्स दिस क्वाड्रेंट, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू टू इक्वल हाफ्स। इनटू टू इक्वल हाफ्स की वजह से हम लोग इसको बोलते थे। हम लोग ने, हम लोग का एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई। हाँ या ना? कि मेरा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। हम लोग ने क्या अज्यूम करके चला था इसी सिंपल मॉडल के लिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज गिवन या फिर एक्सोजेनसली गिवन, इसलिए उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? प्लस सी बार। बार का मतलब एक्सोजेनसली गिवन। तो अगर मैं ऊपर से ये वाला ये वाला को सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा मेरा फंक्शन? ए प्लस बी वाई प्लस आई बार। ठीक है, तो मेरा वाई एक्सिस पे क्या होगा? सी कॉमा आई कॉमा ए, सी कॉमा आई। और यहाँ पे क्या होगा मेरा? वाई, जो कि मेरा इनकम। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? कांस्टेंट है, इसलिए आई बार। और लेट्स सपोज दिस इज माय एडी। दूसरा कलर से करते हैं एडी को या फिर कंजम्पशन लाइन को। ये क्या हो गया मेरा? सी मतलब ए प्लस बी वाई। ठीक है, इसको मैं ए लिखूंगा क्योंकि मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का क्या मतलब? मैंने बोला था कि व्हेन माय इनकम इज जीरो आई एम स्टिल कंज्यूमिंग समथिंग। ठीक है, दैट इज माय ऑटोनोमस कंजम्पशन या फिर दैट कंजम्पशन दैट डज नॉट डिपेंड ऑन माय इनकम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, तो मेरा एडी कैसे बनेगा? दिस प्लस दिस मतलब ब्लू लाइन प्लस रेड लाइन।
कौन सा ब्लू लाइन, ये वाला ब्लू लाइन प्लस ये वाला रेड लाइन से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा एडी मिल जाएगा। तो मैं एडी को कैसे ड्रॉ करूं, एडी ऐसे एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन होगा एडी। अब इस डिस्टेंस का क्या मतलब है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है मेरा, ये वाला डिस्टेंस जो वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट या पैरेलल शिफ्ट हुआ है इसको हम लोग आई होगा, ठीक है, मेरा आई है। तो इस डायग्राम से हम लोग का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इनकम कहां पे आया है, इक्विलिब्रियम इनकम यहां पे आया है, ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आ गया है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गेट इट मैथमेटिकली, कि मैथमेटिकल डेरिवेशन से मुझे मेरा इक्विलिब्रियम इनकम कैसे मिलता है। तो क्या था मेरा, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई एग्रीगेट डिमांड, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ, एडी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस आई बार, ठीक है। अब ये जो ए बार ए है और आई है ये ऑटोनोमस है, मतलब दोनों कांस्टेंट है, हाँ या ना, तो दोनों तो मेरा कांस्टेंट ही है, तो इन दोनों को मैं क्लब कर दूं तो एक सिंगल नंबर आएगा, एडी इक्वल्स टू ए प्लस आई प्लस बी वाई, ये हो गया मेरा ऑटोनोमस पार्ट। अब देखिए ये मेरा डिमांड है, डिमांड विल ऑलवेज इक्वल टू माय सप्लाई, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सप्लाई क्या है मेरा, इनकम है, राइट, मैं जितना सप्लाई करूंगा उतना तो मेरा इनकम बढ़ेगा, तो y इक्वल्स टू ए प्लस आई प्लस बी वाई, है या ना, ठीक है। अब मैं y को एक साइड लेके आ जाऊंगा, तो y माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए प्लस आई, और वाई ई इज इक्वल टू ए प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम इनकम है, ठीक है। अब इसको हम लोग ने ऐसे भी समझाया था कि नीचे वाला पार्ट में ये वाला पार्ट 1 माइनस बी क्यों है, देखिए उसका फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मेरा क्या है, पी क्या है मेरा, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेट्स सपोज मेरा इनकम जो है वो ए प्लस आई से क्या किया है, इंक्रीज किया है, किससे इंक्रीज किया है, ए प्लस आई से इंक्रीज किया है, या फिर यहां से मेरा एक्सेस डिमांड आया है, कैसे आया है, एक्सेस डिमांड। अब हम लोग का क्या क्या एजम्पशंस था कि प्राइसेस फिक्स्ड होता है, तो एक्सेस अगर मेरा डिमांड आया है और प्राइस अगर मेरा फिक्स्ड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी में, इकोनॉमी में मुझे प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, हाँ या ना, प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सिंस माय प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग, उसका क्या मतलब है, देखिए मेरा एडी इंक्रीज किया बिकॉज ए और आई इंक्रीज किया, ठीक है। तो इसको ऑफसेट करने, तो एडी इंक्रीज किया क्या मतलब है, एक्सेस डिमांड हुआ। अब इस एक्सेस डिमांड को ऑफसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा, हाँ या ना, सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा, तो सप्लाई साइड कौन सा है, सप्लाई साइड ये है, इनकम है, तो मुझे वाई भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं सॉरी y को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं y को इंक्रीज कर रहा हूं, इसका सिंपल भाषा में क्या समझ में आता है, अगर मेरा इनकम बढ़ा तो इकोनॉमी में जितना भी लोग हैं उन लोग है उनका भी इनकम इंक्रीज करेगा, हाँ या ना, उनका भी इनकम इंक्रीज करेगा। अब उनका अगर इनकम इंक्रीज किया तो क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, हाँ या ना, कंजम्पशन भी तो बढ़ेगा, हम लोग को तो पता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ वाई, तो वाई इंक्रीज हो रहा है तो मेरा इनकम कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, तो मेरा कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अब क्या पता है, कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ माई व्हाट, कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ माई एग्रीगेट डिमांड, तो फिर से एडी बढ़ गया, हाँ या ना,
फिर से तो एडी बढ़ रहा है ना मेरा, ठीक है, बट एडी कितना से बढ़ रहा है? इनकम अगर मेरा बढ़ रहा है 1 यूनिट से, तो मेरा कंजम्पशन कितना यूनिट से बढ़ेगा? बी यूनिट से। क्यों बी यूनिट से? क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो क्या बोलता है, इफ माई इनकम इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो मेरा कंजम्पशन में बढ़ेगा बी यूनिट से, ठीक है, ये तो मेरा एमपीसी बोलता है। तो फिर से मेरा कंजम्पशन कितना बढ़ा? बाय बी यूनिट्स। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो मेरा एक्सेस डिमांड, ये क्या था, मेरा एक्सेस डिमांड है ना, ये तो हम लोग ने अज्यूम किया कि एक्सेस डिमांड है। तो अगर मेरा इनकम बढ़ रहा है, तो मेरा एक्सेस डिमांड कितना से घट रहा है? एक्सेस डिमांड कितना से घट रहा है? 1 - बी। 1 - बी क्यों? क्योंकि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है, हम सम पार्ट ऑफ इट मेरा कंजम्पशन को भी बढ़ा रहा है, सम पार्ट ऑफ इट मेरा कंजम्पशन को भी बढ़ा रहा है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे 1 - बी यूनिट से डिवाइड करते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि इक्विलिब्रियम लाने के लिए एक्सेस डिमांड को अगर हम इससे डिवाइड कर दे तो मुझे इक्विलिब्रियम इनकम मिल जाएगा। तो इतना था लास्ट क्लास तक। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। किसका स्टेबिलिटी? इक्विलिब्रियम का। कौन सा इक्विलिब्रियम? देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, या फिर पॉइंट ई। तो दिस इज व्हाट वी से माय इक्विलिब्रियम पॉइंट इज। अब ये जो पॉइंट है, क्या ये स्टेबल है, मतलब क्या ये सही है कि गलत है, कि अनस्टेबल है, कि ये पॉइंट नहीं होना चाहिए? तो उसी को हम लोग अब पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम के अंडर, ठीक है। तो अभी हम लोग करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम। तो उससे सबसे पहले हम लोग डायग्राम को फिर से वो बना लेते हैं। देखिए इसमें डायग्राम को बहुत बार बनाना पड़ेगा, तो इसलिए बेयर विद मी। देखिए ये मैंने पहले एक डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम का क्या मतलब है कि हम लोग ने क्या बोला, जहां पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा दो लाइन, ये दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे मेरा इक्विलिब्रियम है, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग एक एडजस्टमेंट रूल के बारे में बात करेंगे, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि इक्विलिब्रियम सही में स्टेबल है कि नहीं है। तो पहले हम आपको एक्सप्लेन करेगा, फिर समझिएगा। देखिए अगर मेरा इनकम इंक्रीज कर रहा है, अगर मेरा इनकम इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड हो रहा है, ये वाला पार्ट, हाँ या ना। ये तो लेट सपोज समझने के लिए हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेट सपोज दिस इज माय सप्लाई एंड दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड। तो सप्लाई इज ग्रेटर देन माय डिमांड, उसका क्या मतलब है, दिस इज माय एक्सेस डिमांड, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड जो है उसके लिए क्या होगा, सॉरी एक्सेस सप्लाई है, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज माय एक्सेस सप्लाई। तो ये वाला पार्ट एक्सेस सप्लाई है। तो एक्सेस सप्लाई है, तो प्रोड्यूसर्स लोग क्या सोचेगा कि बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई है, हाँ या ना। तो जब बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई है, तो वो लोग क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन को डिक्रीज करने का सोचेगा। अब अगर प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है, एंड सिंस एसकेएम इज मोर और लेस शॉर्ट रन के लिए हम लोग बात करते हैं, तो अगर शॉर्ट रन में मेरा वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, मेरा शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर इज माय लेबर।
तो अगर मुझे मेरा सप्लाई को डिक्रीज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसको ले ऑफ करना पड़ेगा, मुझे मेरा लेबर्स को ले ऑफ करना पड़ेगा। तो आई हैव टू डिक्रीज माय एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं लेबर्स को ले ऑफ कर रहा हूं तो उसका क्या मतलब है, बहुत जन को पैसा इनकम नहीं होगा, हाँ या ना, तो बहुत जन का इनकम चला गया। अब जब इनकम जा रहा है तो उसका क्या मतलब, मेरा जो डिमांड है, सिंस कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, अगर मेरा इनकम चला जा रहा है तो मैं कंज्यूम भी थोड़ा थोड़ा कम करने लग जाऊंगा, हाँ या ना। तो उसकी वजह से ये जो पार्ट है ये धीरे 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 करके फिर से पॉइंट ई की तरफ आ जा रहे हैं। ठीक है, इतना हम लोग को समझ में आया कि अगर ये वाला पॉइंट पे आ जाता है तो उसके लिए इधर पे एडजस्टमेंट के लिए फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ लेट अस सपोज कि इनकम जो है वो वाई इक्विलिब्रियम इनकम से वाई नॉट पे आ जाता है, वाई वन पे आ जाता है। इसका क्या मतलब है, एक्सेस डिमांड होता है, हाँ या ना, एक्सेस डिमांड, क्योंकि एडी इज ग्रेटर देन माई सप्लाई, तो एक्सेस डिमांड हो जाता है। अब जब मेरा एक्सेस डिमांड होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि जब देख रहे प्रोड्यूसर्स को कि डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो लोग क्या करेगा, क्या सोचेगा कि मुझे मेरा सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉफिट कर पाऊं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्राइसेस आर फिक्स। तो वो सोचेगा कि मैं और ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करूं, हाँ या ना। तो जब मेरा और ज्यादा मैं लोगों को एम्प्लॉय कर रहा हूं तो सबके पास इनकम आ रहा है, सबके पास अगर इनकम आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, उन लोगों का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, एंड सिंस कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम और वो एडी का पार्ट है तो मेरा एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा एक्सेस जो डिमांड है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। एक्सेस डिमांड धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि मेरा सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे वो लोग आने का टेंडेंसी हो जा रहा है, क्या हो रहा है, आने का एक टेंडेंसी आ जा रहा है। तो हम लोग बोल सकता है ना कि एक्सेस डिमांड को मैं कैसे समझाऊं कि एडी, सॉरी, let's suppose AD minus Y is equal to my excess demand, और हम लोग ने ये क्या देखा, एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है, जब मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा एक्सेस डिमांड क्या कर रहा है, धीरे 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 करके कम हो रहा है, ठीक। और जब मेरा इनकम कम हो रहा है फिर से मेरा एक्सेस डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो हम लोग ये डायग्राम में देखे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा डेरिवेटिव है, दैट इज माई डेरिवेटिव ऑफ एक्सेस डिमांड ड्यू टू द चेंज इन इनकम इज नेगेटिव। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता कि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है तो एक्सेस डिमांड कम हो जा रहा है, और जब मेरा इनकम कम हो रहा है फिर मेरा एक्सेस डिमांड बढ़ रहा है, तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया। एंड अगर मैं एडी वाला पॉइंट को इधर सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या होगा, ए प्लस बी वाई माइनस आई, तो कांस्टेंट हो गया, एंड ये हो गया आपका y divided by dy is negative। तो क्या हो रहा है आपका 1 माइनस सी, है ना, 1 माइनस सी। अच्छा ठीक है, स्टेप जम के सॉरी उसके लिए, देखिए समझिए, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। अब इधर भी y है, इधर भी एक y है, दोनों को हम क्लब कर देते तो d ब्रैकेट में 1 माइनस बी वाई, सॉरी, b माइनस 1 वाई डिवाइडेड बाई डी वाई नेगेटिव। इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, b माइनस 1 कांस्टेंट है, तो b माइनस 1 इज लेस देन 0, b इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है, b का क्या मतलब है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं MPC लेस देन 1 होने से इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है। क्या मतलब, अगर मेरा MPC दैट इज माई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1 तो ही मेरा इक्विलिब्रियम
स्टेबल है, तो ही मेरा इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल हो सकता है। अब देखिए इसका जो मैथमेटिकली मतलब क्या इसका इंट्यूशन क्या है, एमपीसी लेस देन 1, समझिए डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। कि जब मेरा लेट्स सपोज इनकम मेरा वाई ई है, ठीक है। अब मेरा इनकम बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इनकम मेरा बढ़ रहा है। अब जब मेरा इनकम बढ़ रहा है तो उसके वजह से क्या हो रहा है, मेरा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, जिसके लिए क्या हो रहा है, मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। बट ये जो एग्रीगेट डिमांड है, क्या ये वाई से कम है, हाँ ये वाई से कम है। क्यों, मेरा एमपीसी जो कि मेरा बी है वो लेस देन 1 है। इसका क्या मतलब है, फिर से समझिए कि मैं अगर मेरा 100 रुपया इनकम बढ़ रहा है तो मैं 100 रुपया का ही खर्चा नहीं करूंगा, कंजम्पशन में खर्चा नहीं करूंगा। मैं लेट सपोज लेस देन 1 है तो 70 रुपया का खर्चा कर रहा हूं, 70 रुपया कंजम्पशन पे खर्चा कर रहा हूं। अब इनकम मेरा 100 रुपया से बढ़ा, मैंने खर्चा कितना किया, मैंने 70 रुपया खर्चा किया, एग्रीगेट डिमांड 70 से ही बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन अराइज हो रहा है, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन अराइज हो रहा है। कौन सा सप्लाई, एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन आ रहा है। तो जब मेरा एक्सेस सप्लाई हो रहा है तो सप्लायर्स क्या सोचेगा कि भाई एक्सेस सप्लाई हो रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इनकम लेट्स से यहां हो गया है, जिसकी वजह से इनकम बढ़ा है, इनकम क्या हुआ, यहां से यहां बढ़ा है बट ज्यादा नहीं बढ़ा। उसकी वजह से मेरा देखिए इनकम बढ़ा, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ा है, जिसकी वजह से इनकम सपोज एडी ये वाला लाइन पे आया है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला पॉइंट, अच्छा ठीक, दूसरा एक कलर से करते हैं, रेड से, कि इनकम बढ़ा बट उसके लिए कंजम्पशन भी बढ़ा, बट सिंस माई MPC इज लेस देन 1 उसके लिए मेरा एडी इतना ही ऊपर शिफ्ट हुआ है, जबकि मेरा इनकम यहां से यहां बढ़ चुका है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे फिर आने का कोशिश करेगा, जस्ट बिकॉज वो देख रहा है कि इतना तो मेरा एक्सेस सप्लाई है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट तो मेरा एक्सेस सप्लाई बन गया। सिंस दिस पार्ट इज माई एक्सेस सप्लाई, तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम करने का कोशिश करेगा। प्रोडक्शन कम करने के लिए फिर क्या करेगा कि इस साइड आने का ट्राई करेगा। समझ में आ गया इतना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट पे जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब लेट्स सपोज ये बी जो है, ये जो मेरा बी है ये ग्रेटर देन 1 है। पहले तो क्या है, बी असल में, तो मेरा बी असल में क्या है, लेस देन 1 है, बट लेट अस सपोज बी इज ग्रेटर देन 1। अगर बी मेरा ग्रेटर देन 1 होता है तब क्या होता है, मैंने जितना इनकम किया है उससे ज्यादा मैंने कंजम्पशन पे खत्म कर चुका हूं। मैंने जितना इनकम किया है उससे काफी ज्यादा मैं कंजम्पशन पे खत्म कर चुका हूं। उसके लिए क्या हो रहा है, मेरा एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या मतलब है, जितना मेरा इनकम बढ़ा था उससे भी ज्यादा मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है, ऐसे। तो आप देख रहे हो इनकम इतना बढ़ा है बट एडी इतना बढ़ गया है, जिसके हिसाब से फिर से एक्सेस डिमांड का क्वेश्चन आ गया कि मेरा सप्लाई यहां पे है बट मेरा डिमांड यहां पे है। तो एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड फिर से बढ़ गया। जब एक्सेस डिमांड बढ़ा तो प्रोड्यूसर्स क्या सोचेगा, फिर से चलो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, फिर से प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ नहीं आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाहर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या समझते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए जो मेरा सी है दैट शुड बी व्हाट, लेस देन 1। जो मेरा सी है दैट शुड बी लेस देन 1। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई गेस। ये था इंट्यूटिव एग्जांपल कि व्हाई शुड द एमपीसी बी लेस देन 1। अगर ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी, फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इफ लेट्स सपोज बी जो कि मेरा एमपीसी इज ग्रेटर देन 1 देन माय एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन इनकम। इफ इट इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन टू द इंक्रीज इन इनकम, excess demand occurs in the economy which again influences the producers to increase the production which leads
टू द डाइवर्जेंट या फिर मूविंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट, थस बी शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया गेस? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं कि कंपैरेटिव स्टैटिक्स। कंपैरेटिव स्टैटिक का क्या मतलब है? देखिए, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड या फिर मेरा सॉरी एसकेएम जो मेरा मॉडल है, दैट इज अ स्टैटिक मॉडल, मतलब टाइम नहीं है, टाइम फ्रेम को हम लोग नहीं लेते हैं। अब देखिए, जो स्टैटिक मॉडल ये बेसिकली हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हम लोग स्टैटिक मॉडल इसीलिए पढ़ते हैं कि हाउ द एंडोजेनस वेरिएबल्स, कौन कौन सा, मेरा इनकम हो गया, फिर आपका कंजम्पशन हो गया, ये बिहेव व्हेन changes occur in the exogenous variables। एक्सोजेनस वेरिएबल्स मतलब वेरिएबल्स दैट वी टेक एज गिवन। यहाँ पे कौन कौन सा हो गया? ए मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड आई बार। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली कंपैरेटिव स्टैटिक्स से कंपेयर करते हैं कि क्या हो रहा है हम लोग का एंडोजेनस वेरिएबल्स पे या फिर मेरा इक्विलिब्रियम वैल्यूज पे, जबकि मेरा एक्सोजेनस वेरिएबल्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन से एक्सोजेनस वेरिएबल्स? मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड माय इन्वेस्टमेंट। सो हाउ डज माय इक्विलिब्रियम वैल्यू change when my investment, that is the exogenous variables, have gone through a change? तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक्स। इसका सबसे पहले पार्ट है effect of an increase in the autonomous expenditure on Y and C। क्या बोला? इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ऑफ वाई एंड सी। यहाँ पे ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कौन सा मैंने बताया था, आपको याद है? ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो गया मेरा ए प्लस आई। ए क्यों? क्योंकि ये दोनों डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम एंड वी टेक देम एज गिवन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? देखिए, क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? इक्विलिब्रियम है मेरा। क्या है मेरा? मेरा इक्विलिब्रियम है। बट क्या होगा जब मेरा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बढ़ता है? तब क्या होने का कोशिश किया जा रहा है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम से समझेंगे। मैं चेंजेस को ना रेड लाइन से दिखाऊंगा। रेड को समझ में आए कि असल में चेंज क्या है, कब कैसे हो रहा है। लाइन हो गया आपका 45 डिग्री लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका कंजम्पशन, दैट इज ए प्लस बी वाई। ये हो गया आपका फर्स्ट एडी। ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका आई और ये हो गया आपका एडी। सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनेगा? वाई ई पे। वाई एक्सिस पे क्या होगा? एडी सी आई। और यहाँ पे कौन सा होगा? तो देखिए, हम लोग को क्या पता है कि एडी और 45 डिग्री की हेल्पिंग लाइन, इमेजिनरी हेल्पिंग लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां से मुझे मेरा इक्विलिब्रियम इनकम मिल जाएगा। नाउ व्हाट आर वी ट्राइंग टू एक्सप्लेन?
द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर ऑफ वाई एन सी, अगर इन दोनों में से या फिर ये दोनों अगर इंक्रीज करता है तो क्या होगा। हम लोग को क्या फॉर्मूला क्या पता है एग्रीगेट डिमांड का, एडी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई प्लस आई। अब अगर ये भी इंक्रीज करता है और ये भी इंक्रीज करता है तो एडी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, मेरा एडी शिफ्ट अप कर, एडी प्राइम हो गया, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है। कौन सा आ रहा है, नया एक तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, जो कि है मेरा वाई ई प्राइम, या फिर वाई ई प्राइम लिख लीजिए। क्या हो रहा है, मेरा वाई ई प्राइम हो रहा है। ठीक है, ये पहले डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लीजिए पॉज करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या हो रहा है इसके पीछे, व्हाट इज द मैथमेटिकल रीजनिंग अबाउट इट। तो देखिए, हम लोगों को क्या पता है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, वेयर कैपिटल ए इक्वल्स टू ए प्लस आई प्राइम। ठीक है, ये मेरे को पता है। तो अब इक्विलिब्रियम पे अगर मैं y का वैल्यू डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मेरा को वाई ई मिल जाता है तो मुझे इक्विलिब्रियम वैल्यू मिल जाएगा वाई ई का। ठीक है, इतना मेरे को समझ में आ गया। नाउ लेट्स डू टोटल डिफरेंशिएटिंग। बोथ साइड्स से क्या मिलेगा, डी वाई ई इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस बी वाई ई बाई डेल ए प्लस डेल ए प्लस बी वाई ई डेल बी प्लस डेल्टा ए प्लस बी वाई ई बाई डेल वाई ई। ठीक है, तो ये क्या होगा, डी वाई ई इक्वल्स टू डी ए प्लस बी डी वाई ई, क्योंकि डी बी मेरा ज़ीरो है, ये क्यों ज़ीरो है, ये एम पी सी, एम पी सी तो एज इट इज़ गिवन हुआ है ना, तो अगर उसका मैं डेरिवेटिव करता भी हूँ तो वो मेरा कॉन्स्टेंट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। ठीक, ओके चलो, तो ये क्या बोलता है अब, ठीक है चलो थोड़ा और इसको छोटा कर लेते हैं। तो लास्ट में मुझे ये वाला इक्वेशन मिलता है, डी वाई ई बाई डी ए इक्वल्स टू वन बाई वन बाई। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, डी वाई ई बाई डी ए, देखिए इसका क्या मतलब आता है, इसका मतलब आता है चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन, सॉरी, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। अरे ये क्या बता रहा है कि अगर मेरा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर चेंज करता है तो उसकी वजह से इनकम कितना चेंज करेगा, तो वो बोलता है वन बाई बी से चेंज करेगा। वो क्या बोलता है, वन बाई बी से चेंज करेगा। तो फटाफट इसका एक बार लिख लीजिए कैसे आ रहा है टोटली डिफरेंशिएट करने के बाद।
तो ये वाला जो इक्वेशन है इससे हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। कौन सा रिजल्ट? कि सॉरी, गिवन इंक्रीज, गिवन क्यों लिखा? क्योंकि ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर है, दैट इज गिवन ना, तो गिवन इंक्रीज हुआ है। अ गिवन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस expenditure rises GDP by a multiple of it. The multiplier 1 by 1 minus b is called autonomous expenditure. का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब, उस डेरिवेटिव का क्या मतलब है? डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब आप लिख। अब आप ये बताओ, ये जो मेरा बी है दैट इज लेस देन वन, हाँ या ना? तो जो डिनोमिनेटर है विल दैट बी लेस देन वन? हाँ, दैट इज लेस देन वन। तो ये जो पूरा चीज है दैट इज ग्रेटर देन वन, हाँ या ना? डिनोमिनेटर तो मेरा छोटा है, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन माय न्यूमरेटर, तो ये तो ये पूरा चीज तो ग्रेटर देन वन होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं मल्टीपल ऑफ इट। देखिए समझे क्या बोलने का कोशिश किया। अ गिवन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर राइजेस जीडीपी बाय मल्टीपल ऑफ इट। मल्टीपल क्यों? 1.5 1.6 से ज्यादा, मल्टीपल से ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, ये लिख लीजिए फटाफट। फिर इसके बाद हम उसको समझाएगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है मल्टीपल ऑफ इट से। ठीक है, देखिए समझना। ये क्या हुआ, मेरा पहले था यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कोई भी रीजन से मेरा ए प्लस आई बढ़ गया है, तो कि मेरा ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि एडी इंक्रीज किया, राइट? एडी अगर मेरा इंक्रीज किया तो उसका मतलब क्या, मेरा एक्सेस डिमांड है, हाँ या ना? इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। जब मेरा इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है उसकी वजह से क्या करे, प्रोड्यूसर्स लोग एक्सेस सप्लाई करने का कोशिश करेगा गिवन द प्राइस इज कांस्टेंट। हम लोग को पता है, ये अजम्पशन में लेते हैं। तो वो लोग क्या करेगा, नया से नया लोगों को लाने का कोशिश करेगा, राइट? हाँ या ना? ये हम लोग ने पहले भी, इसके पहले एक बार डिस्कशन किया इसके बारे में कि स्टेबिलिटी के बारे में। ये हो गया, नया से नया लोग वो लाने का कोशिश करेगा। नया से नया लोग आएगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। उनको अगर एम्प्लॉयमेंट मिला तो क्या होगा, उनका इनकम भी बढ़ेगा, राइट? इनकम भी बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो फिर वो लोग बोलेगा कि भाई थोड़ा और प्रोड्यूस करते, ऐसे कर 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 करके धीरे 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 कर करके ये वाला पॉइंट यहाँ पे जाने का कोशिश करेगा। तो हम लोग ने क्या सुना कि एज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर माई इक्विलिब्रियम इनकम इंक्रीजेस बाय अ मल्टीपल ऑफ इट। और इस मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। क्योंकि एक बार नहीं हो रहा है, इसका बहुत सारा राउंड्स चल रहा है, बहुत बार राउंड्स चल रहा है बिफोर इट रीचेस टू द न्यू इक्विलिब्रियम। इस बहुत सारा राउंड्स के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं। मतलब एक से ज्यादा बार राउंड हो रहा है। क्या बोला मैंने कि पहले इनकम बढ़ा तो उसके लिए लोग नए आए, नए नए लोग लेबर आए तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन लोग का इनकम आया, उन लोग का इनकम है उसकी वजह से वो लोग क्या किए, कंजम्पशन किए, कंजम्पशन की उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा। बट वन जितना इनकम बढ़ा था उससे नहीं, उससे थोड़ा कम इनकम, उससे थोड़ा मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, राइट? तो इसको धीरे धीरे कर 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 करके मेरा जो एक्सेस डिमांड था वो कम होने लग गया। उसकी वजह से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे हम लोग आए। और सिंस इट गोज ऑन अ मल्टीपल राउंड्स दैट्स व्हाई वी से इट टू बी अ मल्टीप्लायर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। नाउ वी शैल गो इनटू द इफेक्टिव डिमांड वाला पार्ट।
दैट इज डिमांड ड्रिवन। कैसे हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा उसके लिए? ये जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए ड्रॉ, फिर हम लोग इसका डिस्कशन पे जाते हैं। जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे ये वाला पॉइंट पे। ठीक है, y1 पे। y1 दैट इज y1 इज ग्रेटर देन y इनकम इज ग्रेटर देन माई इक्विलिब्रियम इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है धीरे धीरे समझिएगा। देखिए, यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है क्या एक्सेस सप्लाई है, ये वाला पार्ट मेरा एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई है तो इसका क्या मतलब है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड कैसा टाइप है, एग्रीगेट, प्लान, फाइनल, रियल। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लान। तो इकोनॉमी में इतना ये लोग प्लान किया था, कौन प्लान किया था, हाउस होल्ड्स। ठीक है, हाउस होल्ड्स ने प्लान किया था कि लेट्स सपोज हम लोग इतना खरीदेंगे, और जब मेरा एक्सेस सप्लाई है तो इकोनॉमी में जो हाउस होल्ड जितना वो लोग प्लान किए थे, क्या वो लोग वही खरीद पा रहे हैं, हाँ या ना। अगर मेरा प्लानिंग इतना था और असल में इकोनॉमी में है इससे ज्यादा, मतलब इस पॉइंट पे है इतना है, और मैं प्लान इतना किया था, तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि जो मैंने प्लान किया था वही मैंने खरीदा? हाँ, मैं बोल सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूं कि प्लान्ड कंजम्पशन is now equal to my actual consumption। पर यहाँ नहीं लिखता, अच्छे से लिखता। when y is less than y1, we can say planned consumption is equal to actual consumption, since there is excess supply in the economy, so households can buy whatever they had planned। तो वी कैन से कि प्लान कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्चुअल कंजम्पशन, तो बोल ही सकते हैं। ठीक है, ये पहले एक बार लिख लीजिए फटाफट।
ठीक है, इतना तक लिख लिया। नाउ हम लोग क्या देखता है कि ये पॉइंट पे है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फॉर्म्स जितना वो लोग परचेज करना चाहता था वो लोग परचेज कर रहा है, हाउस होल्ड जितना परचेज करना था वो लोग परचेज कर रहे हैं, जितना वो लोग को इन्वेस्टमेंट डिमांड था वो सब कुछ ये लोग का मीट हो जा रहा है। तो हम लोग बोल सकता है ना कि ये वाला जो पार्ट है दैट इज माई इन्वेंटरी। वाई इज दैट? कि एक्चुअली प्रोडक्शन इतना हो रहा है बट सेल तो इतना हो रहा है ना, हम प्रोड्यूस इतना कर रहा है और सेल इतना हो रहा है, तो दिस इज माई इन्वेंटरी, है या ना। मैं 100 रुपया का प्रोडक्शन, मैं 100 रुपया गुड्स मेरे पास है और 70 रुपया का गुड्स मेरा सेल हो चुका है, तो दैट इज माई प्रोडक्ट, दैट इज माई इन्वेंटरी ना। ठीक है, ये हम लोग समझ गए इतना तक कि ये जो L to K वाला पार्ट है दैट इज माई इन्वेंटरी। अब थोड़ा समझिए कि सिंस वी हैव excess supply in the economy which leads to increase, leads to inventory of। अब आप ये सोचो, मी एज अ प्रोड्यूसर आई हैड प्लान्ड कि इतना सेल होगा मेरा प्रोडक्ट्स, बट एक्चुअल में इतना प्रोडक्ट सेल हुआ कि मेरा 100 रुपया का आई हैड प्लान्ड सेल होगा, बट 70 रुपया का सोल्ड एक्चुअल में, तो 30 मेरा इन्वेंटरी हो गया। सो 30 सिंस मेरा इन्वेंटरी हो गया है, सो मैं क्या सोचूंगा कि मैंने तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो कर ही चुका हूं ना, मैं एज अ प्रोड्यूसर मेरा तो प्लान इन्वेस्टमेंट भी ठीक से काम हो गया, क्योंकि वी कैन सी कि इस पॉइंट है, तो मेरा प्लान इन्वेस्टमेंट भी तो फुलफिल हो चुका है ना। सो आई हैड टेकन द इन्वेस्टमेंट फॉर माई इन्वेंटरी पर्पज ओनली, सिंस आई एम अ प्रोड्यूसर मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगा मेरा मेरा इन्वेंटरी बढ़ाने के लिए, मेरा प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए ना। सो मेरा तो इन्वेस्टमेंट तो फुलफिल हो ही चुका है। सो producers inventory increases by I bar। आई बार क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर तो पहले इन्वेस्टमेंट का सोच के रखा था ना कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, और वो तो उसका फुलफिल हो ही चुका है, और क्योंकि वो देख रहे हैं कि 30 मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया है तो वो भी मैं दूंगा बाय आई बार एंड के एल, कि वो जो एक्सेस इन्वेंट्री है अब वो भी आने लग चुका है, कि वो भी मेरा इन्वेंट्री इंक्रीज कर रहा है। इससे आई बार तो मैंने पहले ही सोच के रखा था, वो तो मेरा प्लान्ड है, जो कि मेरा एक्चुअल में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि वो मेरा 80 है। बट अब वो देख रहा है कि मेरा के एल जो है वो वाला लेंथ, के एल ये वाला लेंथ, अब ये भी मेरा इन्वेंट्री पे ऐड हो रहा है। तो मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए, मैंने तो पहले मेरा इन्वेस्टमेंट सोच के ही रखा था कि आई बार होने वाला है, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ने उन्होंने कितना किया, जो आई बार वो लोग सोच के रखे थे जो कि वो लोग का फुलफिल हो गया है क्योंकि एक्सेस सप्लाई था वो एक्चुअल हो गया, प्लस के बाई एल, ये भी तो मैंने इन्वेंट्री बढ़ा दिया। सो दिस इज माई actual producer's inventory. So we can say at y1 see y1 level of consumption plus producer का investment that is I bar plus k by l is my actual demand। तो क्या मतलब है, यहां पे देखते हैं कि जब मेरा इनकम है
तब तो मैं इतना ही ना लूंगा कि उससे ज्यादा लूंगा, इतना ही मैं कंजम्पशन करूंगा जब मेरा ये इनकम है। और ये तो मेरा वो है, आई है, दिस इज माई आई। तो इस पार्ट तक तो मैं खत्म कर दूंगा, मेरा मेरा कंजम्पशन होना चाहिए इतना ही, तो मेरा एक्चुअल तो इतना हो गया। बट ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, मेरा अनसोल्ड है। ये वाला पार्ट मेरा अनसोल्ड है। तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये वाला पूरा पार्ट हुआ है या ना। ये तो मैंने प्लान किया ही था पहले, बट अब ये भी हो चुका है ये वाला पार्ट, तो मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ये हो चुका है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि माई एक्चुअल कंजम्पशन या फिर एक्चुअल सप्लाई, मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा एक्चुअल एंड ठीक है। आई होप इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्चुअल वाला पार्ट हम लोग बोल रहे हैं भाई, ठीक है। एक्चुअल है, बाद में हम आपको इफेक्टिव वाला समझाते हैं। नाउ लेट अस सपोज व्हेन ye is greater than y नॉट। पहले डायग्राम समझा देते हैं। यहाँ पे मेरा कंजम्पशन कितना है, ये वाला पॉइंट है मेरा कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे मेरा कंजम्पशन है, बट यहाँ पे सप्लाई है, तो एक्सेस क्या बन रहा है, एक्सेस डिमांड बन रहा है। तो उसका क्या मतलब है, जितना प्रोड्यूसर्स लोगों ने प्लान किया था सेल होगा, उससे ज्यादा सेल हो रहा है, उससे ज्यादा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। अब सिंस उन लोग को ये वाला डिमांड मीट करना पड़ेगा, तो प्रोड्यूसर लोगों के पास तो बेसिकली, सॉरी, ये वाला उनका कंजम्पशन है और ये उसका एक्चुअल डिमांड है, राइट। एक्चुअल डिमांड तो मेरा इतना है, हाँ या ना। दिस इज माय कंजम्पशन डिमांड, दिस माय इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, दैट इज माय एक्चुअल डिमांड। तो एक्चुअली इतना मेरा एक्सेस डिमांड बन रहा है इकोनॉमी में, और वो प्रोड्यूस इतना कर रहा है, डिमांड इतना कर रहा है, तो एक्चुअल एक्सेस डिमांड इतना हो रहा है। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसके पास तो उतना जल्दी कुछ है नहीं सामान, तो वो क्या करेगा, अपना जो इन्वेंट्री है वो तो उससे निकालने का कोशिश करेगा, हाँ या ना। हर एक प्रोड्यूसर्स के पास इन्वेंट्री होता है, तो वो क्या करेगा, अपना अब जो इन्वेंट्री है वो उसको डिप्लीट करेगा। तो सिंस इज इन्वेंट्री डिप्लीट्स, तो एक्सेस डिमांड को मीट कर पा रहा है, सच दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो वाई ई तक आ सकता है। तो मैं ये क्या बोल सकता हूं, एट वाई नॉट माई एक्चुअल डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट नॉट। क्या मतलब है कि जब मेरा इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो हाउस होल्ड्स, फर्म्स, प्रोड्यूसर, जो भी लोग हैं, वो लोग अपना परचेजेस कर पा रहे हैं, हाँ या ना। कि इन्वेंट्री भी तो है ना मेरे पास, तो लोग इन्वेंट्री से डिप्लीट हो रहा है, तो उसको जितना चाहिए उसको उतना मिल रहा है। सो धीरे धीरे करके इन्वेंट्री डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा जो प्लान था, मेरा जो प्लान सेलिंग था, उससे ज्यादा मेरा एक्चुअल सेल हो चुका है। और वो एक्चुअल एक्सेस सेल कहां से जा रहा है, मेरा मेरा जा रहा है इन्वेंट्री से। तो मैं बोल सकता हूं ना कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एट वाई नॉट इक्वल्स टू, मैंने जो प्लान किया था वो माइनस, वो माइनस क्यों है, क्योंकि मेरा डिप्लीट हो रहा है ना इन्वेंट्री, मेरा सी कंजम्पशन प्लस आई बार माइनस वाई नॉट, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, सॉरी एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। ये मेरा क्या है, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, जो मैंने प्लान किया था वो माइनस मेरा
इतना, राइट? यही तो है मेरा। तो हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि ये जो एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, ये सब कुछ कौन सा वर्ड के हिसाब से चल रहा है? एक्चुअल की ना, एक्चुअल की इक्वल हो रहा है प्लान्ड। किसका एक्चुअल, किसका प्लान्ड? डिमांड की। हाँ या ना? कि डिमांड अगर एक्सेस हो रहा है या फिर कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्या बोला? अगर एक्सेस डिमांड आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? इन्वेंट्री डिप्लीट हो रहा है। अगर एक्सेस सप्लाई हो जाए तो उसमें क्या हो रहा है? इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली हम तो दे समझ सकते हैं ना कि डिमांड की वजह से ही एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड हो रहा है, राइट? डिमांड की वजह से ही प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कमा रहा है, राइट? तो बेसिकली वी कैन से दैट होल ऑफ दिस मॉडल वर्क्स अराउंड द डिमांड पार्ट, है या ना? द होल ऑफ द मॉडल वर्क्स अराउंड द डिमांड पार्ट। और उसको हम लोग क्या समझ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एक और चीज क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी या फिर इफेक्टिव डिमांड। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? इन एसकेएम इफेक्टिव डिमांड इज सेंट्रल द इक्विलिब्रियम level of GDP. It refers to the level of aggregate demand that is, समझिए, actually, क्या वर्ड है? actually realized in the economy, which is the point where planned expenditure is equal to, sorry, actual expenditure। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है मैंने। इन एसकेएम इफेक्टिव डिमांड is the central to the equilibrium because it refers to the level of AD where the actual is realized, where AD is actually realized in the economy, which is the point where planned expenditure is equal to actual expenditure। फिर से समझा देते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि अगर मेरा YE ज्यादा है, क्या है ज्यादा? अगर मेरा Y1 ज्यादा है YE से, तो उसके हिसाब से क्या हो रहा है? मेरा कंजम्पशन इतना तक है और एक्चुअल में मेरा इतना ही एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, राइट? एग्रीगेट डिमांड मेरा इतना आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ये वाला पार्ट मेरा क्या हो जाए? इन्वेंट्री हो जा रहा है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि दिस इज माई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट? हाँ या ना? दिस इज वॉट आई हैड थॉट, दिस इज वॉट आई हैड प्लान, और बाद में ये इन्वेंट्री बन गया। तो एट दिस लेवल ऑफ इनकम ये पार्ट पूरा ही मेरा इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और ये वाला पार्ट तो पहले से ही मेरा था, वो क्या बोलते हैं? एक्चुअल कंजम्पशन। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? इन्वेंट्री बढ़ गया। अब इन्वेंट्री बढ़ गया, अब ये वाला पार्ट कि ये मेरा क्या है? एक्चुअल कंजम्पशन। एक्चुअल कंजम्पशन। और ये वाला पार्ट क्या बन जा रहा है मेरा? मेरा इन्वेस्टमेंट।
अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि दिस इज ग्रेटर, ये वाला पार्ट ज्यादा है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा इन्वेंट्री डिप्लीट हो रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल इन्वेंट्री मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्चुअल कंजम्पशन मेरा क्या कर रहा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे रहा है। तो ये सब कुछ हम लोग किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, एक्चुअल। और एक्चुअल का क्या मतलब था कि पॉइंट वेयर प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर, प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एक्चुअल हो रहा है, यहाँ पे हर जगह पे ही वही हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एसकेएम में इफेक्टिव डिमांड के थ्रू सब चीज होता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव डिमांड, कि डिमांड, सो वी कैन से इट इज डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। ठीक है, ये लिख लीजिए, इफेक्टिव डिमांड का क्या मतलब है, जहां पे आपका वो जगह, वो पॉइंट उस डिमांड को बताता है जो कि आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल एक्सपेंडिचर को मीट कराता है, इक्वलाइज कराता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। ये एक कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, सेज लॉ को, दैट सेज सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड। बट कीन्स बोलता है नो, इट इज नॉट डिमांड ड्राइव्स इकोनॉमी, उसका मतलब है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। ये हम लोग को कीन्स बताता है, और इस दैट इज द मेन थिंकिंग ऑफ हिज होल इक्विलिब्रियम एंड एवरीथिंग, सच दैट डिमांड के थ्रू ही हम लोग कोई भी जगह अगर डिसइक्विलिब्रियम में है तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट में ला सकते हैं। ठीक है, ये फटाफट लिख लीजिए। आई होप आप लोगों को इतना तक तो समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिव डिमांड क्या है, उसके बाद आपका एक्सप्लेन स्टेबिलिटी कैसे आ जाता है, एक्चुअल कंजम्पशन क्या है, डिमांड ड्रिवन, वो आपका मल्टीप्लायर क्या है। अब देखिए, इसके बाद आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट पार्ट आता है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आप लोग का गवर्नमेंट पार्ट भी आता है। तो ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि, बट पहले आप ये समझ लीजिए कि इफेक्टिव डिमांड का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मेजरली एग्जाम के टाइप से नहीं आता है, बट आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव डिमांड के थ्रू कैसे करता है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि उसमें फिस्कल पॉलिसी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी आता है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आता है। ठीक है, तो कीन्स यही बोलता था कि गवर्नमेंट शुड बी द वन एट द टाइम ऑफ रिसेशन, जो कि हम लोग का इकोनॉमी को फ्रॉम डिसइक्विलिब्रिया टू इक्विलिब्रिया ला सकता है, इक्विलिब्रियम पे ला सकता है। इट वाज सेट बाय कीन्स ओनली। तो वो वाला पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक और पॉइंट आता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये भी आपका 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन में बहुत बार देखा गया, दे रहा है। तो हम लोग अब उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली जो मेजर चंक है आपका एग्जाम्स का, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट इज अ फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये सब, और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू सिंपल केजन मॉडल, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म करने वाले। सो इन 3 क्लासेस आपका पूरा एसकेएम खत्म हो जाएगा। एंड ऑन द 4th क्लास वी विल बी स्टार्टिंग डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एसकेएम फॉर द पास्ट 4 और 5 ईयर्स। ठीक है, तो उसके पहले कोई भी अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग हम लोग से पूछ सकते हैं। हम लोग का कम्युनिटी ग्रुप का नंबर आपको नीचे दिया रहेगा, लिंक नीचे दिया रहेगा। कम्युनिटी में ज्वाइन होके आप कहीं भी कभी भी कोई भी डाउट पूछिए, हम लोग आपको इन एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग आपको वो आंसर्स कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।